नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे थे, राजस्थान में एकीकरण या राजस्थान का एकीकरण। इसको अपन बात कर रहे थे, इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। जल्दी से सभी क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और तैयार हो जाइए दोस्तों सुनने के लिए आज की कहानी। ठीक है दोस्तों, चलो बात शुरू करते हैं। अपन राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री में अपन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे, वो था राजस्थान में एकीकरण। कल की क्लास की अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि कल की क्लास में क्या हुआ था, क्या मैंने आपको बताया था, तो इसके रिकॉल कर लेते हैं। 2 मिनट लगेंगे और पूरी क्लास में मैं बता दूंगा। सबसे पहले अगर बात करें जैसे एकीकरण क्या था, कहाँ से इनकी योजना बनी। एक राजनीतिक जो एक विभाग की स्थापना करी थी, एक विभाग की स्थापना करी थी, रियासती विभाग की स्थापना करी थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और सारा जितना भी कार्यक्रम था एकीकरण का, वो सब कुछ इसी के तहत बनाया गया था। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो एक जो यहाँ के रियासत के जो राजा थे वो एक स्वतंत्र हो गए थे। उनके सामने एक ऑप्शन रखे गए थे। क्या ऑप्शन रखे गए थे कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर आप अपना विलेज जो है भारत में रखें, या फिर आप अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सकते हो। ये 3 प्रकार के इनके सामने ऑप्शन थे। अब राजा के पास सामने ये महाराजा महाराणा जो भी थे यहाँ के रियासत में, क्योंकि उस टाइम जब एकीकरण हो रहा था तब राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और कितने ठिकाने कर दिए थे? फाइनली उनको घटा के काट कूट के कितने ठिकाने रह गए थे? 3 ठिकाने रह गए थे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। 19 रियासतों के नाम मैं आपको बता चुका था। अब 19 रियासतों के जो राजा थे वो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कभी भी नहीं पूछेंगे। जैसे ही 7 एकीकरण में आपको बताऊंगा, 7 एकीकरण में जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ से आएंगे तो मैं वहां वहां उनके राजा के नाम भी आपको लिखा दूंगा। डोंट वरी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, ठीक है। और इसके बाद सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, इनकी बात भी अपन कर चुके थे, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों एकीकरण पढ़ने से पहले कितने चरणों में एकीकरण संपन्न हुआ था अपने राजस्थान के? 7 चरणों में। कितने चरणों में? पहले यही क्वेश्चन आ जाते थे, कितने चरणों में अपना एकीकरण हुआ था? 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। ये पढ़ाने से पहले, वो 7 चरण बताने से पहले, आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा बिल्कुल सम इंपोर्टेंट पॉइंट की, कि एकीकरण होने से पहले, जैसे एकीकरण प्रारंभ हुए थे, एकीकरण बनना शुरू हुए थे, सबको अलग अलग नाम देना शुरू हुए थे, उससे पहले कुछ बाधाएं थी जो बीच बीच में आ रही थी। उन बाधाओं को क्या समाप्त किया, कैसे कैसे बाधा निकल के आई, वहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल अपन उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं बिल्कुल टॉपिक डालूंगा, सम इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पॉइंट्स लिख देते हैं अपन, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, देखो एकीकरण जैसे बन रहा था, एकीकरण प्रारंभ हुआ तो जो यहाँ के रियासत थी, जो रियासत के राजा थे, महाराजा थे, महाराणा थे, तो उनको क्या लगता था कि कहीं ना कहीं उनको भय लगता था, क्या कि हमारे हाथ से हमारा किला निकल जाएगा, हमारे हाथ से जो लोगों के प्रति जो हमारा सम्मान बना हुआ है या फिर जो हमारा अधिकार है वो हमसे छीन लिया जाएगा। ये यहाँ के महाराणा महाराजा या राजा के दिमाग में चल रहा था ये कीड़ा। अब उसको ये राजा चाहते थे कि यार ये कीड़ा या तो खत्म कर दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे अलग अलग मिल रहे थे, सब राजाओं को सांत्वना दे रहे थे कि आपके साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे, आपके साथ ये गलत नहीं होने देंगे, ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन एक राजा चाह रहा था कि यार मेरा एकीकरण हो भी जाए तो भी मुझे सम्मान तो मिलना चाहिए, एक उपाधि चाहिए, एक सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान जो पहले उनके पास था वो बंदा रहना चाहिए। जैसे उनका जो एक वजूद था, जो एक पोजीशन थी, वो पोजीशन हमारी वैसी बनी रही जैसे पहले थी। एकीकरण से कहीं ये समाप्त ना हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं भय था ऐसा। तो इसका विरोध होने लग गया था एकीकरण बनने से पहले, कि बीच में यार एकीकरण को खत्म कर देते हैं, हम इसका पार्ट नहीं करेंगे। तो राजा महाराजाओं के द्वारा भी बीच बीच में अलग अलग चीजों का निर्माण होने लग गया था। किन चीजों का निर्माण करने लग गए थे? कि अलग से एक संघ बनाने लग गए थे। बहुत सारी चीजों में आपको देखूंगा, मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें, कि ये राजा महाराजा जो है अलग अलग संघ बनाने लग गए, कि हाँ हम हमारे द्वारा ये संघ बना लेते हैं, आप डूंगरपुर के शासक हो आप वहां के संघ बना लेना, आप हाड़ौती के शासक हो आप ये संघ बना लेना, आप आमेर के शासक हो आप ये संघ बना लेना। यानी कि वो चाहते थे कि यार अलग अलग हम संघ बना ले, कि हम एकीकरण में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो राजपूतों के क्या है, कहीं ना कहीं भय था और हमारा अधिकार छीन न जाए, इसी कारण मैं फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिख रहा था, इसी कारण लिख देता हूँ। समझ में आ गई वही लाइन आपको, कि राजपूतों को कहीं ना कहीं जो शासक थे उनको भय था कि हमारा अधिकार छीन न जाए, इसी कारण। पहले जो जयपुर के शासक थे,
जयपुर के शासक थे, कौन से शासक जयपुर के शासक? बात करें मान सिंह। कौन शासक थे? मान सिंह। मान सिंह कौन से? ये मान सिंह द्वितीय, याद रखना कौन से शासक थे? मान सिंह द्वितीय। तो मान सिंह के द्वारा डूडार क्षेत्र संघ बनाने का प्रयास किया गया। यानी कि ये चाहते थे अलग अलग राजपूत अलग अलग रियासत से मिलकर बैठ के बात कर रहे थे कि अपन आसपास के इलाके में मिलकर सारी रियासत से मिलकर अपन एक डूडार क्षेत्र इलाके, ये इनका अलग मैटर चल रहा था। इसी प्रकार अगर बात करें जयपुर के शासक की बात रही है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एकीकरण बनने से पहले जयपुर के शासक कौन से संघ की बनाने की मांग कर रहे थे? तो डूडार क्षेत्र संघ बनाने की बात कर रहे थे। ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें सेकंड नंबर पे अपन कोटा के शासक, कोटा के शासक की बात करें तो कोटा के शासक कौन थे? कोटा में कौन कौन से? यानी कि हाड़ौती संघ की बात कर रहे हैं अपन, हाड़ौती संघ बनाने की बात कर रहे थे। जो कोटा के शासक थे, कोटा के शासक का नाम क्या था? भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। भीम सिंह द्वारा कौन से संघ की बनाने की बात हुई? द्वारा हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास। कौन सा संघ बनाने का प्रयास चल रहा था? हाड़ौती संघ बनाने का। हाड़ौती में कौन कौन सी ये रियासतें लेना चाहते थे? कोटा, बूंदी और झालावाड़। 12 नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये चाहते थे कि हम तो ना एकीकरण में मिलेंगे, हम तो एक संघ की स्थापना करेंगे जिसका नाम रखेंगे हाड़ौती संघ। और कौन कौन सी रियासतों को जोड़ेंगे इसमें? कोटा, बूंदी और झालावाड़। यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ के जो शासक है, जो महाराजा है, उनको मिलाएंगे और एक संघ की स्थापना करेंगे और उस संघ का क्या नाम रखेंगे? हाड़ौती संघ। इसी प्रकार मेवाड़ संघ की बात करें तीसरे नंबर पर, जो मेवाड़ शासक है, क्या नाम था मेवाड़ शासक का? भूपाल सिंह ने। भूपाल सिंह। क्या नाम था? भूपाल सिंह द्वारा, इनके द्वारा राजस्थान यूनियन संघ बनाने की योजना बनाई इन्होंने। राजस्थान यूनियन संघ कौन सा संघ बनाने की कोशिश कर रहे थे? ये राजस्थान यूनियन संघ बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें भूपाल सिंह चाहते थे कि आप गुजरात, जैसे गुजरात, इसको भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, एमपी को भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, उदयपुर को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। उदयपुर तो इनका ही था। गुजरात, एमपी, उदयपुर, ये सब जो है इनको मिलाकर राजस्थान में मिलाने की बात कर रहे थे और एक एक संघ बनाने की कोशिश कर रहे थे, राजस्थान यूनियन संघ। इन्होंने एक मीटिंग वगैरह सब हो गई थी, ये सारी चीजें फिक्स थी। एकीकरण बनने से पहले इनको भय लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं हमारा जो अधिकार है वो छिन जाएगा। तो हम ये अधिकार बनाए रखने के लिए सब राजा महाराजा क्या कर रहे थे कि सब राजा महाराजा आसपास का जो क्षेत्र है वो अपनी रियासत में मिलाना चाहते थे। इसी प्रकार अगर सबसे पहले बात करें तो जयपुर रियासत ने मान सिंह जो द्वितीय है, इन्होंने क्या किया कि एक संघ बनाने की कोशिश की, डूडार क्षेत्र संघ, और अपने आसपास की जितनी भी रियासतें थी उनको मिलाने की कोशिश की। ऐसे ही अगर कोटा राष्ट्र के शासक, कोटा के शासक जो भीम सिंह द्वितीय है, जो भीम सिंह द्वारा हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश की गई और हाड़ौती संघ बनाने के साथ साथ एक कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासत के महाराजाओं को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेवाड़ शासक भूपाल सिंह चाहते थे कि गुजरात भी हमारे साथ आ जाए, राजस्थान में मिल जाए, एमपी भी राजस्थान में मिल जाए और राजस्थान संपूर्ण ये मिलकर एक राजस्थान यूनियन संघ बनाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि अगर बात करें, अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो एक मैप जो अभी दिखाई देता है आपको पूरा राजस्थान का, वो ऐसा नहीं रहता। ये अगर मैप राजस्थान का जो दिख रहा है आपको, इसकी देन है पूरी वल्लभ भाई पटेल की और मेनन की। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बाधा के रूप में चल रही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाड़ौती यूनियन किसने बनाने की कोशिश करी थी, कौन से शासक थे। इसके बाद बात करें कि उदयपुर की जो
शासक है, मेवाड़ शासक है, इन्होंने कौन से यूनियन बनाने की कोशिश की, ये सारे चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और ऐसी रोचक बातें बताने वाले। ठीक है, मिटा देता हूं इसको, फिर आगे बात कर लेते हैं अपन। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर के जो शासक है, भरतपुर और धौलपुर के जो शासक है उनके द्वारा भी, या फिर ये दोनों रियासतें भी, ऐसा भी बोल सकते हो कि भरतपुर और धौलपुर, कौन कौन सी, धौलपुर और भरतपुर, इनके द्वारा भी एक संघ बनाया गया था जिसको बोला स्वतंत्र ब्रज प्रदेश के द्वारा भी स्वतंत्र ब्रज प्रदेश, इसका क्या किया, निर्माण किया। निर्माण किया। ये सारी चीजें हो रही थी, जैसे कोटा में हुई, जैसे जयपुर में हुई, जैसे मेवाड़ में हुई, वैसे ही भरतपुर और धौलपुर के शासक द्वारा स्वतंत्र ब्रज प्रदेश बनाने की क्या हुई, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया और शुरू कर दिया इन्होंने। बाद में ये एकीकरण बना, उससे पहले फेल हो जाता है, ये देन होती है वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल सबको एक साथ लेके चल रहे थे और बाद में यही होता है फिर। ठीक है, ऐसे ही बात करें, यहां तक बात हो गई। इसके बाद और बताएं अपन, जोधपुर के शासक की बात करते हैं। जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक, सभी को पता होगा जोधपुर के शासक की बात, क्या नाम था जोधपुर के शासक का, हनुमंत सिंह। जो जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह थे, वो अपनी रियासत को किसमें मिलाने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में मिलाने की, यानी कि पाकिस्तान में विलय होने की बात कर रहे थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह पाक के साथ मिलने का, यानी लिख सकते हैं अपन पाक के साथ या पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलने का प्लान बना रहे थे। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि ऐसी रियासत कौन सी थी जो एकीकरण से पूर्व पाकिस्तान में मिलना चाहती थी या पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। कौन सी रियासत थी दोस्तों, वो मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत। आप मारवाड़ रियासत भी कर सकते हो। कौन सी रियासत थी, मारवाड़ रियासत ऐसी रियासत थी जो एकीकरण से पूर्व, यानी कि यहाँ के जो शासक थे हनुमंत सिंह, वो ये चाहते थे कि हमारी जो रियासत है वो किसमें मिले, किसमें विलय होना चाहिए उसका, पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक नया देश बन चुका था, पाकिस्तान आजाद हो चुका था। भारत के आजाद होने के पहले पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये होने के बाद हनुमंत सिंह चाहते थे, वहां के जो सचिव थे जिन्ना, उन्होंने हनुमंत सिंह से बात करी और इनको उकसाया और इनसे पूरा एक लालच देकर इनको किधर करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा मैटर चल रहा था। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए दोनों को, फिर और आगे बताते हैं। तो ये बात हुई, जो यहाँ के शासक थे वो स्वतंत्र की अलग बात हो गई, किस कौन स्वतंत्र चाहता है, कौन किस में मिलना चाहता है और किसको भय था, इसीलिए कौन से संघ की स्थापना करी, ये सारी चीजें अपन ने बता दी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। भारत में विलय होने के लिए सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कौन सी रियासत ने हस्ताक्षर किए, इसकी अपन बात कर लेते हैं। कब किए थे, 7 अगस्त 1947 को। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले किसने करा था, जल्दी से बताइए मुझे। मैंने आपको पहले भी बता दिया था 7 अगस्त 1947 को
सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और सबसे बाद में किसने किए थे? ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था, आप बताइए। आपके लिए एक क्वेश्चन है, 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? कौन सी थी 7 अगस्त 1947? बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत थी? बीकानेर रियासत थी। महाराजा शार्दुल सिंह, 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह। कौन थे दोस्तों? शार्दुल सिंह। और राज्य के अंतिम शासक, बात करते हैं राज्य के अंतिम शासक भारत में विलय होने के लिए, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की। राज्य के अंतिम शासक, किसकी बात कर रहे हैं? राज्य के अंतिम शासक महाराणा महाराणा उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ये अंतिम शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे थे। सबसे बाद में हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। कहाँ के शासक थे? धौलपुर के। कहाँ के शासक थे? धौलपुर, यानी कि धौलपुर रियासत थी वो। ठीक है। अगर रियासत पूछे कि सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी, तो आंसर आएगा बीकानेर रियासत। बीकानेर के शासक कौन? शार्दुल सिंह। राज्य के अंतिम शासक महाराणा उदयभान सिंह। और कहाँ के शासक थे ये? धौलपुर। अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर। प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर रियासत। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? चलो और बात करें अगर ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैं सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या चीज़ क्लियर नहीं। क्योंकि एकीकरण को अपन लगभग 2 या 3 क्लास तो लेंगे ही लेंगे। कारण ये है कि एकीकरण से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, बनते ही हैं, मजा भी आता है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक टॉपिक होता है एकीकरण का, जिसको पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस बनता है कि यार यहाँ से 2 क्वेश्चन तो क्लियर हुए। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं राजस्थान इतिहास में कि जहाँ पढ़ने से, जैसे आप कल्चर की बात करें, जैसे गहनों की बात करें कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई अलग से प्रिंट वगैरह की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ऐसे हैं राजस्थान इतिहास में जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो वो संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए एकीकरण राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक होता है, ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं इसको। इसके बाद बात करें अपन राजस्थान हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में पढ़ाते हैं। यहाँ दोनों प्रकार के टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं। देखो, अब बात करें एकीकरण के द्वारा, नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें एकीकरण के द्वारा या एकीकरण के द्वारा, ऐसा भी लिख सकता हूं, या फिर भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार द्वारा, देखो जब एकीकरण चल रहा था तो कुछ क्षतिपूर्ति वगैरह हुई एकीकरण को बनाने के लिए, तो भारत सरकार द्वारा उन क्षतिपूर्ति का योगदान दिया गया, यानी कि वो क्षतिपूर्ति की राशि उनको दी गई थी। तो सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति कहां पर हुई थी? तो सबसे बड़ी जो है राशि भी कहां पर दी गई थी। और सबसे कम क्षतिपूर्ति कहां पर हुई थी? तो सबसे कम जो है क्षतिपूर्ति का पूर्ण करने के लिए जो राशि दी गई थी वो कहां पर दी गई थी? तो इसकी बात कर रहे हैं। देशी रियासतों को एकीकरण के द्वारा देशी रियासतों को देशी रियासतों को क्षतिपूर्ति के लिए, सभी को समझ में आ रहा है? क्षतिपूर्ति के लिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्षतिपूर्ति के लिए धन दिया गया। ठीक है, धन दिया गया। तो सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है, सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति और सबसे कम
क्षतिपूर्ति, यानी कि दो रियासत थी, जो सबसे बड़ी रियासत और सॉरी सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति हुई तो कौन सी रियासत को दी? तो मेवाड़ रियासत थी सबसे बड़ी। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत। जल्दी से बताइए, सबसे कम क्षतिपूर्ति के लिए कौन सी रियासत थी? शाहपुरा, भीलवाड़ा। आपने कई एग्जाम ऐसे देखे होंगे जिनमें से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी रियासतें रही हैं, वो रियासतों से क्या क्या क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन लेके चलने हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर एकीकरण के द्वारा, एकीकरण के द्वारा भारत सरकार, एकीकरण के द्वारा कौन से विभाग बनाया गया था? रियासती विभाग बनाया गया था। तो रियासती विभाग ये पैसा देगा, ये क्षतिपूर्ति पूरी करेगा। और ये कर रहे थे कार्य कौन? भारत सरकार के द्वारा, अंडर में हो रहा था, भारत सरकार के अंडर में कार्य, क्योंकि भारत सरकार के रूप में ही कार्य कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वो क्षतिपूर्ति का कुछ धन दिया गया था कि जितनी भी जहां पे क्षतिपूर्ति हुई उसको धन दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति कहां पर हुई थी? मेवाड़ रियासत को। सबसे ज्यादा धन दिया गया था मेवाड़ रियासत को। और सबसे कम क्षतिपूर्ति कौन सी रियासत को हुई थी? शाहपुरा रियासत, जो भीलवाड़ा में। ठीक है, ये बात होती है किसकी? एकीकरण की कुछ महत्वपूर्ण। और बात करें कि एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका था? एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और किनका था? वीपी मेनन का। किसका था? दिख रहा है सभी को? यहां पर लिख देता हूं, यहां पर वीपी मेनन। ठीक है, इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, वप्पल पेनपुणी। वप्पल यहां पर लिख देता हूं, इधर वप्पन पेनपुणी मेनन। इन दो व्यक्तियों का। और जो ये वीपी मेनन थे, याद रखना वीपी मेनन कौन थे? ये जो रियासती विभाग था, रियासती विभाग, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये जो रियासती विभाग था, इसके क्या थे? सचिव थे। ये क्या थे? सचिव। और सरदार पटेल कौन थे? ये भारत सरकार के गृह मंत्री थे। कौन थे ये? गृह मंत्री। कौन थे? गृह मंत्री। यानी कि एकीकरण को संपन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन दो व्यक्तियों का था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री थे, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? कौन बन गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि वप्पन पेनपुणी मेनन जो थे, यानी कि वीपी मेनन, वहां ऑब्जेक्टिव में भी वीपी मेनन आएगा, कभी पूरा नाम नहीं आएगा। अगर आप नाम ध्यान रखना चाहते हो, इसलिए मैंने पूरा नाम लिखा दिया। वीपी मेनन जो थे, जो ये रियासती विभाग बना था, इसके तहत जो सारा कार्यक्रम चल रहा था, इसके तहत जो चलाया गया था एकीकरण को पूर्ण करने के लिए, उसके सचिव बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? वीपी मेनन। याद रखना, इसको भूलना नहीं। सचिव आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया? चलो, तो और बात करते हैं आगे। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? देखो, आज की क्लास में जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि एकीकरण के जो 7 चरण हैं, उनमें से पूछने का समय तो गया। पहले पूछा करते थे कि इसका प्रधानमंत्री कौन है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, ये टाइम रहता था एक पूछने का, जो चला गया है। अभी पूछते रियासतों से कुछ क्वेश्चन कि कौन सी रियासत किस कारण से क्या हुआ, क्या वजह रही, वो अथा क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट। और देखो, आपको पता होगा 30 जनवरी 1948 का टाइम सभी को पता होगा, क्या हुआ था इस दिन? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा शहीदी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। महात्मा गांधी की हत्या हुई। किसने की थी हत्या? आपको पता होगा, नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने, इनके द्वारा हत्या की गई थी। इन्होंने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि इनकी नीतियों से
खुश नहीं थे नाथूराम गोडसे। इनको लगा कि गांधी जी बहुत गलत कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, ऐसा इनके ख्याल थे, इनके विचार थे। इसलिए नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। अब ऐसा माना जाता है कि जो ऐसा मानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो नाथूराम गोडसे ये कहाँ रुके थे? ये रुके कहाँ रुके थे? ये अलवर में, अलवर रियासत में। कहां पर रुके थे? ये अलवर रियासत में रुके थे। अब अलवर रियासत के शासक कौन थे? अलवर के शासक कौन थे? यहाँ के शासक तेज सिंह। और यहाँ के सचिव कौन थे? देखो बात कर रहा हूं मैं, ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी हत्या करने के बाद नाथूराम गोडसे कहां रुके थे? अलवर रियासत में रुके थे। अलवर रियासत के शासक कौन थे? शासक तेज सिंह। और सचिव कौन थे? एनबी खेरे। क्या नाम था सचिव का? एनबी खेरे। अब ये बात पता चली किनको? गवर्नमेंट को पता चली तहत, क्योंकि गांधी जी की हत्या होने के बाद बहुत सारी चीजों की एक सीबीआई जांच होती है, उस तरह से जांच हुई थी, जांच बिठाई गई थी। वो सारी जांच पड़ताल कर रहे थे गोडसे के बारे में। तो ये सारी जानकारी इनको मिलती। सारी जानकारी मिलने के बाद अलवर रियासत के जो ये सचिव और शासक है, इन दोनों को कहां बुलाया जाता है? दिल्ली बुलाया जाता है। कहां बुलाया इनको? दिल्ली बुलाया। और दिल्ली बुलाने के बाद इनको क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया, नजरबंद किया। समझना मैं क्या बोल रहा हूं आपको, क्या चीज बताना चाह रहा हूं वो आप चीज समझना। कौन सी रियासत की बात चल रही? अलवर रियासत की। और इसी प्रकार एक भरतपुर रियासत की बात करें, भरतपुर रियासत। कौन सी बात करें? भरतपुर रियासत। देखो रियासत को मैं अगर ये लिखता हूं रिया, तो देखो आजकल प्रचलन चल रहा है रिया का। कितना जबरदस्त तरीके से जेल में बैठी हुई है, बढ़िया से आराम से कर रही है, आराम से वेट कर रही है, बिल्कुल ड्रग्स है। वो एक जोक आ रहा है आजकल की दीपिका पादुकोण की खूबसूरती का जो राज है ना, वो लक्ष्य नहीं, इनकी खूबसूरती का राज क्या है? ड्रग्स है। क्या है राज? ड्रग्स है। ये ड्रग्स कर रहे हैं, इसीलिए इनकी खूबसूरती का राज भी यही है। ठीक है। तो भरतपुर रिया जो रियासत है, नजरबंद किया रिया ने, इन दोनों रिया ने, अलवर और भरतपुर के। जो भरतपुर के शासक थे, शासक के नाम याद रखना, ब्रजेंद्र सिंह थे शासक। जो भरतपुर के शासक थे, इनके ऊपर आरोप थे। क्या थे आरोप? क्या आरोप थे इन पर? सांप्रदायिक दंगे बढ़वाने के, सांप्रदायिक दंगे भड़काने के। कौन से आरोप थे? सांप्रदायिक दंगे भड़काने के इन पर आरोप थे। किन पर? जो भरतपुर रियासत है, तो इनको भी क्या करेंगे? अरे भाई आओ, अब दिल्ली आ जाओ आप। सीबीआई ने बिठाया, दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुलाया। कहां पर बुलाया? दिल्ली बुलाया। और इनको भी दिल्ली, जब जो भरतपुर रियासत है, इनको भी दिल्ली बुलाकर क्या कर दिया? नजरबंद किया, नजरबंद किया। ठीक है। किस रियासत को? भरतपुर रियासत को। यानी कि आप ये देखो, जो अलवर और भरतपुर जो दो रियासतें थी, वो रियासतों को नजरबंद किया। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो 19 रियासतें थी, उनमें से दो रियासतें कौन सी जिनको एकीकरण से पहले नजरबंद कर दिया था यहाँ के शासक को, ब्रजेंद्र सिंह को और तेज सिंह को? क्या कारण था इन रियासत के ऊपर, इन रियासत के? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी दो रियासतें जिन पर राष्ट्र विरोधी भड़काने के आरोप लगे हुए थे, क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भड़काने या गतिविधियों को खत्म करने के लिए जो आरोप लगाए गए थे, वो रियासतें कौन सी थी? अलवर और भरतपुर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना, अलवर और भरतपुर। तो ये रह जाएंगे आपको ध्यान। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छी सिंपल सी चीज बता रहा हूं। अगर एग्जाम में आ जाती है तो आपको ध्यान रखना है। ए बी रियासत थी, एसी, ए बी, एसी से याद रखना, एसी रियासत है, ए बी रियासत, ए बी रियासत। जो नाथूराम गोडसे को जो माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि नाथूराम गोडसे कहाँ रुके थे? अलवर रुके थे। शासक कौन थे? तेज सिंह। सचिव कौन थे? खेरे। इन दोनों को कहाँ बुलाया? दिल्ली बुलाया, नजरबंद किया।
ऐसे ही भरतपुर के शासक थे, सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे थे, इन पर आरोप लगे थे, इसीलिए इनको भी नजरबंद कर दिया। दो रियासतें थी जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर आरोप लगाए गए थे और इनको नजरबंद किया गया था, अलवर और भरतपुर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? सिंपल सी चीज है, आराम से ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और मजा आएगा क्लास में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है अब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद 7 चरण आपको लिखाने रहेंगे, बिल्कुल लिखा देंगे, उनमें कुछ समझाने का है नहीं, बस लिखाने लिखाने का मैटर रह जाएगा। यहां से अगर कोई कहानी मैं बता रहा हूं तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सभी को। सभी क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लास को सभी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी करते रहा करें। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्लीज पहले लाइक कर दिया करें क्लास को और शेयर कर दिया करें। ऑनलाइन क्लास बच्चों की वही रहती है जैसे पहले बनी हुई थी, आप शेयर नहीं करते हो। कुछ बच्चों के कांटेक्ट मेरे पास भी है, बिल्कुल सेव कर रखे हैं मैंने, नहीं लगाते हो आप, देख लिया मैंने सबको। ठीक है, तो सम इंपोर्टेंट पॉइंट की अपन बात कर रहे थे, अब कुछ रियासतों की अपन बात कर रहे थे। ऐसी रियासत, दो रियासत की बात करेंगे, शाहपुरा और कुशलगढ़। शाहपुरा और कुशलगढ़। ठीक है, शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा। और कुशलगढ़ यह है बांसवाड़ा। दोनों वाड़ा, दोनों क्या है? वाड़ा वाड़ा। ठीक है, शाहपुरा और कुशलगढ़, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। जो एक शाहपुरा और कुशलगढ़ के जो शासक थे, इनको क्या नहीं था? 21 तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्लियर हुआ? इनको तोपों की सलामी का अधिकार ही नहीं था, यानी कि 21 तोपों की बात नहीं करेंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि 21 तोपों की तो मैंने बात करी, दो रियासतें थी ऐसी, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, तो तोपों की सलामी का अधिकार ही नहीं था, यानी कि यहाँ के जो शासक थे, कोई भी चीज हो जाए, किसी भी कारण कोई भी इनके साथ कोई घटना दुर्घटना, जो भी हंसी खुशी का माहौल हो, कोई भी, इनके लिए सलामी दी जाती थी। जब ये आते थे सलामी देते थे, इनकी मृत्यु हो जाती थी, शहीद हो जाते थे, तब भी इनको सलामी देते थे। कहीं कार्यक्रम में जा रहे हैं, बुलावा रहे, तो भी इनको सलामी देते थे। तो ये सलामी का अधिकार नहीं था इनको। कौन कौन सी रियासत थी? शाहपुरा और कुशलगढ़। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, कुछ और चीजें हैं, जैसे अपन बात करें, हाँ, जैसे और बात करें अपन, राजस्थान का जो एकीकरण है, समझना, राजस्थान का एकीकरण, दो चीजें आती है राजस्थान के एकीकरण में, प्रारंभ हुआ, प्रारंभ और अंतिम। प्रारंभ कौन सा है? 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 को। और समापन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो इसका लास्ट था, यानी कि 7वां चरण था, उसकी तारीख है 1 नवंबर 1956। और जो प्रथम चरण है उसकी तारीख है 18 मार्च 1948। ठीक है, 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण प्रारंभ हुआ, और जो 7वां चरण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि संपूर्ण जो राजस्थान निर्माण हो जाता है, उसकी तारीख होती है 1 नवंबर 1956। राजस्थान निर्माण हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये कुछ बात होती है। एक चीज और लिखानी है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो चीज लिखा के भी खत्म कर देंगे बस। लिख लिया सभी ने? चलो, लास्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं कितने चरण? 7 चरण। ठीक है, राजस्थान के टॉपिक डालेंगे, एकीकरण के संविधान में, एकीकरण के पूरे राजस्थान के संविधान, एकीकरण के संविधान में, इसको एकीकरण को बनाने के लिए संविधान में 3 प्रकार के
तीन प्रकार के राज्य बनाए गए, राज्य बनाए गए। कौन से प्रकार के? तीन प्रकार के राज्य बनाए गए, ठीक है। इन राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले प्रकार की अगर बात करें, सेकंड प्रकार, पहले की बात कर लेते हैं ए श्रेणी के। पहले प्रकार कौन से? ए श्रेणी के, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से प्रांत आएंगे? ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर जो ए श्रेणी के जो राज्य थे, इनमें ब्रिटिश प्रांत के राज्य मिलाए। कौन से प्रांत के राज्य मिलाए? इसमें ध्यान से समझना, जो एकीकरण का निर्माण हो रहा था उसके लिए संविधान में तीन प्रकार के राज्य बनाए गए थे। कितने प्रकार के राज्य? श्रेणियों में बांटा गया था उनको, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। जो ए श्रेणी में जो राज्य आने थे, जिनको मिलाना था, तो उसमें कौन कौन से? ब्रिटिश प्रांत के राज्य मिलाने थे। यानी कि इसमें आने के लिए किसका अधिकार होना चाहिए? जो ब्रिटिश प्रांत में राज्य आते थे, जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। दूसरी की बात करें अपन सेकंड नंबर पे, बी श्रेणी के। कौन से श्रेणी की बात कर रहे हैं? बी श्रेणी के। इस राज्य में देसी रियासतों को मिलाया गया, देसी रियासतों को मिलाया। यानी कि ये वो रियासतें थी जो पहले से यहां पर थी, यहां पर मौजूद थी, और ये ब्रिटिश प्रांत द्वारा, यानी कि ब्रिटिश द्वारा बनाई गई रियासत। और जो देसी रियासतें थी उनको कौन सी श्रेणी में मिलाया गया? बी श्रेणी में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सबसे एग्जाम्पल, जैसे राजस्थान, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। ए श्रेणी के ब्रिटिश प्रांत मिलाए गए, बी श्रेणी में देसी रियासत मिलाए गए, और सी श्रेणी में, तीसरे नंबर का आता है सी श्रेणी। इसमें कौन से मिलाए गए? चीफ कमिश्नर क्षेत्र मिलाए गए, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो मिलाए गए। कौन से मिलाए गए? इसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र। कौन से मिलाए गए? चीफ कमिश्नर क्षेत्र मिलाए गए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है। ये कौन सी श्रेणी में मिलाए गए? सी श्रेणी में। ये राजस्थान की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। और जैसे राजस्थान देसी रियासत में ब्रिटिश प्रांत, जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ठीक है। यहां तक कितने श्रेणी में बांटा गया था? तीन श्रेणी में बांटा गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। सी श्रेणी, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सी श्रेणी में कौन से प्रांत मिलाए गए थे, किन को मिलाया गया था, बी श्रेणी में कौन से प्रांत को मिलना था, और ए श्रेणी में कौन से प्रांत को मिलना था, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात सभी को पता होगा, एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में संपन्न हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन तो पुराने बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार ही हिस्ट्री पढ़ी होगी, पहली बार ही उन्होंने एकीकरण पढ़ा होगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने बीए में पढ़ा हो, याद नहीं रहा हो। तो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था ये संपन्न एकीकरण, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। ये हो जाती है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सर्वाधिक रहती है। अब इसके बाद अगर बात करें दोस्तों अपन, तो ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने सभी। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं। तो ये होती है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात। तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक सभी को। अब बात करेंगे दोस्तों अपन 7 चरणों की बात, ठीक है, जिसमें प्रथम चरण की बात, प्रथम चरण कौन सा था उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रथम चरण की, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम चरण कौन सा था? प्रथम चरण कौन सा था? प्रथम चरण, सबसे पहले बात करेंगे प्रथम चरण का नाम। नाम क्या था? आपको नाम याद रखना है, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ।
देखो समझ रहे हैं यहाँ पर, मत्स्य संघ प्राचीन काल में इसको बोला जाता था, मत्स्य प्रदेश बोला जाता था। मत्स्य संघ नाम रखा, इसका नामकरण किसने किया था ये भी याद रख लेना। नामकरण, देखो नामकरण बोलो, कमेटी बोलो या आयोग बोलो, एक कमेटी बिठाई गई थी नामकरण के लिए, तो उसके लिए भी किसको बिठाया गया था, या फिर आयोग बिठाया गया था, उसके लिए भी किसको बिठाया गया था। तीनों में एक ही नाम आना चाहिए, तीनों में क्या आना चाहिए, एक ही नाम आना चाहिए। मत्स्य संघ जब नाम रखा गया था तो इसका नामकरण करने वाले कौन थे, इसके लिए एक कमेटी, एक आयोग का गठन किया गया था कि आप इसका नामकरण रखिए। तो इसका किसने किया था ये, तो आपको ध्यान रखना है नामकरण करने वाले कौन थे, एग्जाम में पूछा जाता है। नाम आता है के एम मुंशी। क्या नाम आता है दोस्तों, के एम मुंशी। पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, इसका नामकरण किया था। ठीक है, तिथि याद रखोगे आप, इसके बाद आती है सेकंड नंबर पे तिथि। क्या तिथि थी, 18 मार्च, अभी लिखा है मैंने आपको सबसे पहले 18 मार्च 1948। ये भी आपको ध्यान रखना है, 18 मार्च 1948 के दिन पहला जो संघ बना था वो बना था मत्स्य संघ। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, के एम मुंशी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अब बात कर लेते हैं मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी। रियासतें मिली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी थी, वही एबीसीडी, एबीसीडी, अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली और डी मतलब धौलपुर। डी मतलब धौलपुर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। इसके बाद बात करें अपन राजधानी किसको बनाया गया था, ये हुई बात किसकी, रियासतें मिली। इसके बाद बात करेंगे राजधानी किसे बनाया गया, किसे बनाया गया, अलवर को। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है किसको बनाया गया, अलवर को। राजधानी कौन बनी, अलवर। कौन बनी राजधानी, अलवर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, प्रथम चरण की अपन बात कर रहे हैं, कौन सा बना था प्रथम चरण, नाम था मत्स्य संघ। किसने किया था नामकरण, के एम मुंशी। 18 मार्च 1948 को इसका क्या हुआ, तिथि घोषित की गई थी, इस दिन मत्स्य संघ बन गया था। इसमें रियासतें जो मिली थी वो थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर के राजा, भरतपुर के राजा, करौली के राजा और धौलपुर के राजा, जो चारों के राजा थे उन्हें संपन्न हुए और किसमें मिलने का इन्होंने निर्णय लिया, मत्स्य संघ में निर्णय लिया 18 मार्च को। इसके बाद राजधानी किसको बनाया गया, संपूर्ण बात होने के बाद राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को बनाया गया। और बात करें अब इसकी, प्रधानमंत्री कौन बने, इधर लिख देता हूं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, याद रखना, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। क्या नाम है, शोभाराम। कौन थे, शोभाराम कुमावत, कुमावत। कहां के थे ये, अलवर के, अलवर के नेता थे ये। अलवर प्रजामंडल का जब गठन किया गया था तो अलवर प्रजामंडल के नेता थे शोभाराम कुमावत। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ इंपोर्टेंट चीजें और इसके बारे में जो मत्स्य संघ से रिलेटेड है उसके बारे में लिखाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया सभी ने, चलो और बात करें इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, इन तीनों की बात कर लेते हैं। राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। कहां से बनाए गए थे ये, धौलपुर से। कहां के शासक थे, धौलपुर के शासक थे।
क्लियर है? यहां तक पूछा जा सकता है। याद रखना, रियासत का नाम जरूर याद रखना। रियासत से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। उपराष्ट्र प्रमुख की बात करें तो कौन थे? तेज सिंह। तेज सिंह। अब ये सारी चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। तेज सिंह कहां के थे? अलवर के। तेज सिंह कहां के शासक थे? अलवर के शासक थे। आपको पता होगा तेज सिंह वही मैंने आपको बताया था वहां पर कि नाथूराम गोडसे कहां रुके थे? अलवर। तो तेज सिंह को क्या कर दिया था? नजरबंद कर दिया था। इससे रिलेटेड कुछ बात आती है जो मैंने आपको बता दी थी, पहले लिखा दी थी। उद्घाटनकर्ता नाम आता है एनवी गोडगिल। एनवी गोडगिल। बहुत सी जगह गोडविल भी लिखा रहता है, वो भी सही है, एक ही बात है, गोडविल। ठीक है। इसका पूरा नाम है नरहरि। नरहरि विष्णु। इनका मतलब नरहरि विष्णु। ठीक है। उद्घाटनकर्ता कौन है? एनबी गोडगिल। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उद्घाटनकर्ता। देखो आपको सारे याद रखने, राज प्रमुख याद रखना है, प्रधानमंत्री आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता। और कहीं ना कहीं आपसे बार बार पूछे जाएंगे नामकरण के बारे में। ठीक है। और इसके कमेटी आयोग नामकरण के बारे में मैंने बता दिया, क्या? एम मुंशी। ठीक है। और बात करें, अब कुछ रह गया इसमें। राष्ट्र प्रमुख हो गए, उपराष्ट्र प्रमुख हो गए, उद्घाटनकर्ता हो गए। और आते हैं, एक और नाम आता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? देखो ये सारी चीज आप समझना, सारी चीजें आप क्लियर लेके समझना। क्या होता है कि जब एकीकरण बनाए गए थे ना, तो ये सारी चीजें इसलिए रखी गई थी कि ताकि कोई नाराज ना हो जाए। ये भाई साहब नाराज ना हो जाए, इसलिए इनको क्या बनाया? राज प्रमुख। अब राज प्रमुख बनते ही तेज सिंह भी बीच में आ गए कि ये राज प्रमुख बनेंगे तो क्या हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे क्या? गलत बात है। तो तेज सिंह को भी चुप कराने के लिए, तेज सिंह को बिठाने के लिए क्या क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और तीर फेंक दिया और क्या कहा? अरे आपको उपराज प्रमुख बना देंगे। यार आपने क्या बात करी। और उस टाइम तो यही रहता था, जो पद जो सम्मान। अभी आपने देखा होगा लाइब्रेरी साइंस में अध्यक्ष बन के बैठे हैं। कौन बन के बैठे? अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, सचिव। उनसे रियलिटी में जाके बात करोगे ना, क्या मतलब है यार, कुछ नहीं होता, और हमारे तो 10-20 हजार रुपए महीने के खर्च होते हैं, ये तो जबरदस्ती बना के बैठे। लेकिन एक इज्जत, एक छाती है ना, सीने से निकल जाती, सामने चौड़ा सीना हो जाता है, बिल्कुल अध्यक्ष बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय। लेकिन उसको मीटिंग में बुलाओ तो वो आता ही नहीं। उसको पता है कि चाय समोसे का खर्चा भी अपन को देना पड़ता है, तो होता कुछ भी नहीं है। बस यही सारी चीजें वहां हो रही थी, नाराज ना हो जाए। आजकल तो अध्यक्ष भी 4-4 बन के बैठे हैं। अध्यक्ष, ये प्रथम अध्यक्ष, द्वितीय अध्यक्ष, तृतीय अध्यक्ष, चतुर्थ अध्यक्ष, सचिव। बेचारा सचिव तो बस बोलने लायक तो रहता ही नहीं। तो ये सारी चीजें, यही कारण, ये जो एकीकरण हो रहा था, ये भी वहां भी ऐसे ही हो रहा था मैटर, कि नाराज ना हो जाए इसलिए। अब ये देखो, उप प्रधानमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? उप प्रधानमंत्री बना के ये नाराज हो रहे थे, ये रोके बैठ जा रहे थे। मतलब इनको डर था कहीं ना कहीं यार कि हमारा तो समापनी, हमारा तो जो अधिकार है वो तो चिंता जा रहा है, लोग हमको क्या समझेंगे, ये देखो इनको तो कुछ भी नहीं बनाया। तो इसीलिए इनको भी उप प्रधानमंत्री बना दिया, सबको कुछ ना कुछ दिया है। इसीलिए ये सारे ना, और दिक्कत अपने हो गई, अब याद करने पड़ेंगे अपन को एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में तो अपने आएगा ना। ठीक है। किसको बनाया था? युगल किशोर चतुर्वेदी को। किशोर चतुर्वेदी को, एक तो इसको बनाया था किशोर चतुर्वेदी को, और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है गोपीलाल यादव को। यादव साहब, यादव साहब, गोपीलाल। तो समझना है आपको सभी को कि उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता चलो मानते हैं भाई, उद्घाटनकर्ता तो होना ही था। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सारी योजनाएं बन रही थी, मत्स्य संघ कहां पर निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में। कहां पर? ये भरतपुर में। ठीक है। ये योजना कहां पर बन रही थी? लोहागढ़ दुर्ग में। तो सभी चीजें आपको समझ में आई, सारा मैटर आपको समझ में आया कि क्यों बनाए गए थे ये सारे। इसका रीजन कुछ भी नहीं है क्यों बनाए गए थे, सिर्फ रूस ना जाए, नाराज ना हो जाए, इसीलिए सब कुछ बनाए गए थे। नहीं तो एक मत्स्य संघ बनना था, उसके प्रधानमंत्री बनने थे और उसका उद्घाटनकर्ता बनना था। लेकिन कहीं राजपूत रियासत के जो राजा महाराजा थे वो नाराज ना हो जाए, इसलिए सब बनाए गए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल से सेकंड चरण में आपको पढ़ा दूंगा। कल कोशिश करेंगे पूरे चरण की, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास लगानी पड़ेगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अगर क्लास समझ में आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।